हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आपका सीटेट के एग्जाम्स की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी, क्योंकि अब आपके पास मात्र एक हफ्ते का वक्त बचा है। तो ये वक्त अब आपके लिए बहुत ही कॉस्टली टाइम है, इसको अच्छी तरह से यूज कीजिए। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जेंडर लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे रूढ़िबद्ध से ये क्वेश्चन, मतलब स्टेरियोटाइप से ये क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार चालक वाहन होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये तो सब स्टेरियोटाइप के क्वेश्चन है कि जो इंसान है ये पहले अपने दिमाग में जो है पहले की सोच बना कर रखे। लेकिन यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन, महिलाएँ जिम्मेवार चालक होती हैं। ऐसा माना जाता है हमेशा कि जो चालक गाड़ी जो चलाते हैं वो पुरुष जाते ही चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, महिलाएं जो है जिम्मेवार चालक वाहन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, ये पुरुष के साथ महिलाएं भी जो है वो वाहन को चला सकती हैं। तो यही एक ऑप्शन है जो स्टेरियोटाइप को, जेंडर लिंग रूढ़िबद्धता को जो है यहाँ पर चुनौती दे रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप सभी वीडियो को अच्छी तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा और अच्छी तरह से रिविजन करके एग्जाम्स में जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं किसमें मदद करती हैं? देखिए, पवन की गति को रोकथाम करने के लिए, मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, मृदा के ऊपर से जल को प्रवाह को मंद करने के लिए, अवनलिकाओं को बनाने और रोकने के लिए, मृदा क्षय को बचाने में। तो देखिए ये जियोग्राफी का जो चैप्टर है उसमें ये मृदा से चैप्टर, मृदा नाम का एक चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसका सबसे सटीक आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर पवन की गति को रोकथाम कर मृदा के आरक्षण को, मतलब उसको कटाव को रोक सके। ठीक है, इसीलिए रक्षक मेखलाएं, ये जो भी बॉर्डर पास होती है वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे वहाँ पर मिट्टी का जो कटाव है वो यहाँ पर आवरण को संरक्षण किया जा सके पवन की गति के द्वारा। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण में संरक्षण में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अपनी कृतियों को शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संलिखित किया, वो कौन थे? मतलब ये पूछ रहा है कि वो कौन थे जो जिन्होंने अपनी रचना के साथ साथ गुरु नानक की जो भी उनकी रचनाएं थे उनको भी उसमें शामिल किया गुरुमुखी में। तो सबसे पहले गुरुमुखी किसने शुरुआत की थी? गुरुमुखी की जो है वो गुरु अंगद ने यहाँ पर शुरुआत की थी। ठीक है, गुरु अंगद के द्वारा दिया गया है गुरुमुखी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन से यहाँ पर कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करती है किस पर? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार सीडीपी जो है पूछते आ रहा है। मृदा से चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन देखिएगा। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? उच्चावच, समय, वनस्पति, प्राणी जात, जलवायु। तो देखिए मृदा परिच्छेदिका जो मोटाई है वो समय पर निर्धारित होती है। ठीक है, जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे इसकी मोटाई जो है वो निर्धारित होती रहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समय पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। जो अकबरनामा है, एक लिखा गया था अकबरनामा, जो अकबरनामा उसी के अंडर में जो आता है ये आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा 3 पार्ट में जो है वहाँ पर बटा हुआ है, एक शीर्षक और एक पूर्वज और एक आईने अकबरी। ठीक है, तो आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा यहाँ पर लिखा गया, उसी से ये क्वेश्चन है कि आईने अकबरी से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। यह अकबरनामा शीर्षक का है? नहीं, ये शीर्षक का पार्ट नहीं है। मैंने अभी तुरंत तीनों पार्ट बताया था यहाँ पर। तो इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया है। नहीं, इसमें पूर्वज का भी बात नहीं है। अभी मैंने बताया एक शीर्षक, एक पूर्वज और एक लास्ट में जो यहाँ पर है आईने अकबरी आता है। तो ये भी नहीं है, 3 पार्ट में ये दूसरा पार्ट था। यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई है, अकबर के दरबारियों में से एक बार नहीं, मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा नहीं लिखा गया है ये। तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आप एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो एलिमिनेशन के द्वारा भी उसको आंसर आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह अकबर के प्रशासन के विरुद्ध पहलुओं में संपन्न सकेश विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो आईने अकबरी था उसमें जो है अकबर ने क्या क्या काम
किया था अपने यहाँ पर, उसके बारे में डिटेल से दिया है। तो वही देखिए, अकबर के प्रशासन विविध पहलुओं के विषय में सांख्यिक विवरण प्रस्तुत करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। नारी मताधिकार आंदोलनकारी की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी? नारी मताधिकार जो है वो किससे संबंधित है? ये कहीं ना कहीं जो है सफरेज मूवमेंट जो हुआ था उसी से संबंधित है। सफरेज मूवमेंट कब हुआ था? 1914 प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था उसी समय ये सफरेज मूवमेंट हुआ था, उसी समय ये मांग किया गया था महिलाओं के द्वारा नारी मताधिकार, क्योंकि पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। महिलाओं के मताधिकार के लिए, महिलाओं के नौकरशाही भूमिका के लिए, धनी महिलाओं के वयस्क मताधिकार के लिए, श्रम वर्ग के वयस्क मताधिकार के लिए। तो देखिए ये जो मताधिकार था ये किसी विशेष के लिए नहीं था, ये पूरे महिलाओं के लिए था। तो महिलाओं के मताधिकार के लिए जो है नारी मताधिकार आंदोलन जो है वो चालू हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महिलाओं के मताधिकार के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? अगर आप एक सोशल साइंस का टीचर हैं तो आपका जो है पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? तो देखिए, बच्चों को कंठस्थ कराना है, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना है, पाठ्यचर्या को पूर्ण करना है, या परीक्षा उत्तीर्ण करना है? क्या बच्चों को याद कराने के लिए किया जाता है? नहीं। पाठ्यचर्या मतलब जो मिला है पाठ्यचर्या पूरा करने के लिए वो सिर्फ वर्क करना है? नहीं। परीक्षा में सिर्फ पास कराने के लिए? नहीं। वो सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना ही जो है वो एक सोशल साइंस के टीचर का जो यहाँ पर लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सापेक्ष महत्व का निर्माण करना जो है अध्यापिका या अध्यापक का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा है जो 50 से 70 डिग्री में जो है उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। साथ ही साथ इसे टेगो के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आप अगर इसका बारे में नहीं जान रहे लेकिन इसका तो जानते होंगे टेगो किसको बोलते हैं। तो टेगो वन जो है वो बोला जाता है किसको? टेगा प्रदेश भी बोला जाता है। जो शंकुधारी वन जहाँ पाया जाता है उसी को बोला जाता है टेगो। क्या बोला जाता है? टेगो। शंकुधारी वन को ही टेगो बोला जाता है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन को ही बोला जाता है टेगो। ठीक है, तो अगर आपको ये ना पता हो तो ये इसी से आप यहाँ पर पकड़ लीजिएगा। ठीक है, टेगा जो है वो 50 से 70 डिग्री वाले वन में पाया जाता है, इसीलिए ये शंकुधारी वन यहाँ पर आंसर हमारा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन यहाँ पर पूछ रहा है जहाँ पर सुंदरवन डेल्टा होता है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा कौन डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का ही यहाँ पर जिक्र आता है। ठीक है, तो उसी से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसमें नेगेटिव पूछा कौन नहीं है, तो चारों में से जो है 3 सही होगा और 1 गलत होगा। तो हमको तो सही वाला आंसर चाहिए, इसलिए हम सिर्फ सही वाला बता दे रहे हैं और गलत अपने आप वहाँ से निकल जाएगा। देखिए, मैदानी क्षेत्र में ऑक्स बो लेक्स चिन्हित है, ये सही है। ऑक्स बो मतलब जिसको गोखुर झील भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्स बोलो लेक, ये सही है। चाप झील जिसको बोलते हैं ये सही है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, ये भी सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से आच्छादित है, ये भी सही है। वो जो मैंग्रोव वन होता है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा होता है वो वहाँ पर अधिकतर मैंग्रोव वन होता है। सुंदरवन का डेल्टा जो बोलते हैं वहाँ पर अधिकतर मैंग्रोव वन ही पाया जाता है। तो ये तीनों सही है, लेकिन चौथा जो है वो गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, भूमि कृषि के लिए क्षेत्र में कर्तन और दहन की कृषि की जाती है। नहीं, कर्तन और दहन कृषि किसमें होता है? स्थानांतरित जो खेती होता है उसमें होता है। तो ये होता है अमेजन बेसिन में। किसमें होता है? अमेजन बेसिन में होता है। ये भी याद रखिएगा, ये कौन सा वन में कर्तन और दहन की कृषि की जाती है? तो अमेजन बेसिन में। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव पूछा था कौन नहीं होगा, तो यही नहीं होगा। ठीक है, ये अमेजन बेसिन में होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। मृत सागर किसको बोला जाता है? मृत सागर है एक सागर जिसको मृत सागर बोलते हैं। बहुत सारे सागर में जो है वो क्या होते हैं, उसका जल जो होता है लवणता उसमें अधिक होती है। लवणता अधिक होने से डेंसिटी उसको क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे उसमें जो भी समुद्र है उसमें कोई भी चीज़ जो है वो तैरने लगती है ऊपर में। तो वही पूछा है कि मृत सागर में तैर सकते हैं। क्यों तैर सकते हैं? तो मृत सागर में क्यों तैर सकते हैं अभी मैंने बताया, क्योंकि समुद्र में के पानी में जो है नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसका डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसीलिए। तो नमक की मात्रा अधिकता के कारण है। ठीक है, देखिए नमक जहाँ पर ज़्यादा होगा
वहाँ पर चीज़ें वो तैरने लगेगी। इसीलिए मृत सागर में जो है इंसान जो है आसानी से इसमें तैर सकता है, कुछ नहीं करेगा, सोया रहेगा, फिर भी ऊपर में वो तैरता रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नमक की मात्रा की अधिकता के कारण जो है मृत सागर में इंसान तैर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिम नद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिम नद के निक्षेपण को क्या कहा? देखिए 4 ऑप्शन है, मैं चारों का डिटेल बता दे रहा हूँ कि इसमें से कोई भी एक आ सकता है एग्जाम्स में, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। समुद्र गुफा किससे बनता है? जो समुद्र में होता है। ठीक है, समुद्र में जो है समुद्र में समुद्री तरंगे और उसके तरंगे के कारण जो बनता है उसको समुद्र गुफा कहते हैं। हिमोड़ हिमालय पर होता है, हिमालय गुफा में बनता है। ठीक, लोयस और तटबंध, लोयस जो है वो पवन के द्वारा बनता है, वायु के द्वारा, और तटबंध जो है वो बनता है नदी के द्वारा। ठीक है, समुद्री गुफा समुद्र में, हिमोड़ हिमालय या हिमनद में, और लोयस जो बनता है वो बनता है पवन के द्वारा, और तटबंध जो है वो बनता है नदी के द्वारा। तो हमसे पूछा था हिमनद का, हिमनद से किससे होता है? वो हिमोड़ बनता है। ठीक है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमोड़ कहा जाता है। समुद्र के निक्षेपण को समुद्री गुफा, पवन के निक्षेपण को लोयस, और नदी के निक्षेपण को तटबंध कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमोड़। हमसे हिमनद का पूछा था, आप सभी का याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? प्रतिशत के अनुसार पूछ रहा, मतलब किसका परसेंटेज, हमारा जो पृथ्वी है वो वायुमंडल से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो है जीवन है। तो पूछ रहा है कि कौन से वायु का, कौन से गैस का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है वायु में? वायु क्या होता है? मिक्सचर होता है गैसों का। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका मान होता है? चलिए मैंने तीनों को बता दे रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पर याद करने में आसानी होगी। देखिए सबसे ज़्यादा वायु में कौन सा गैस होता है? वो होता है नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इसके बाद आता है आर्गन, इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमसे पूछा था कौन सा प्रमुख है संगठक है, तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? नाइट्रोजन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 78% जो है नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋतु निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? देखिए ऋतु मतलब जो है जलवायु जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा ऑप्शन देख करके आप एग्जाम्स में छोड़ मत दीजिएगा, मैं इसका सिंपल बता रहा हूँ। देखिए दिन और रात, पृथ्वी जब दिन और रात क्यों होता है पृथ्वी पर? तो पृथ्वी जब घूरता है, घूर्णन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है रोटेशन जब होता है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात होता है, रोज दिन रात होता है पृथ्वी। लेकिन जब रिवॉल्यूशन मतलब जब परिक्रमा करता है अपने अक्ष पर, ऐसे ऐसे गोल गोल जब घूमता है, तो उसके कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज मीन्स ऋतु चेंज होता है। क्या होता है? ऋतु चेंज होता है। तो देखिए हमसे ऋतु चेंज ही पूछा था, ऋतु चेंज रिवॉल्यूशन के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। तो देखिए इसमें परिक्रमण कहाँ है ऑप्शन? देखिए यहाँ पर परिक्रमण नजर आ रहा था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप इतना डिटेल में जाइएगा पढ़ने तो आपका आंसर वहीं पर छूट जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स में प्रेशर होता है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ हमको नजर आ गया परिक्रमण। तो पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना जो है ऋतु चेंज के कारण होता है। मतलब ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको इतना बड़ा घुमा करके पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा, ऑप्शन भी उस पर नजर डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताइए। देखिए वायुमंडल अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले, चलिए उसको अच्छी तरह से डिटेल देख लेते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर में क्या है? वायुमंडल है। अब वायुमंडल में भी बहुत सारी लेयर्स होती है, तो देखिए कौन कौन सी होती है? 5 मुख्य लेयर होती है पृथ्वी के ऊपर में। वायुमंडल में 5 लेयर होती है। पहला आता है क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद वाह्य या आयन मंडल, और सबसे ऊपर में सबसे बाहरी भाग में होता है बरही मंडल। क्या होता है? बरही मंडल। तो यही हमसे सजाने के लिए बोला है। ठीक है, वायुमंडल में तो मैंने अभी क्या बोला? सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल। सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्षोभ मंडल है, और किसी में है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर भी बताने के लिए देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, इसके बाद बरही मंडल होता है। किसमें क्या होता है वो भी बता दे रहे हैं। क्षोभ मंडल में जो है वो मौसमी घटनाएं होती हैं, जो बारिश, मौसम, बादल, ये सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में जहाजें उड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सेम होती है और कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है। मध्य मंडल में उल्का पिंड यहाँ आकर के ही नष्ट होती है,
मध्यमंडल में ही, वायुमंडल या इसको आयन मंडल भी कहते हैं। तो वायुमंडल में क्या होता है, यहाँ आयन मंडल में यहाँ पर जो है जितने भी हम लोग सैटेलाइट्स जो छोटे रेडियो तरंगे होते हैं वो यहीं पर वर्क करती है। और सबसे अंत में बरहीमंडल, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा यहाँ गैसें जो है वहाँ पर पाई जाती हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि किसमें क्या होता है, ठीक है। इसीलिए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग समझ के आगे बढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गैरिसन नगर से अभिप्राय है, गैरिसन नगर किसको कहते हैं? तो देखिए गैरिसन नगर जो है ये अल्टरनेटिव नाम है, इसका मुख्य नाम होता है क्या, छावनी। छावनी को ही क्या बोलते हैं, गैरिसन नगर कहा जाता है। छावनी आपको याद होगा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो भी उसमें मंगल पांडे जो जी थे वो भी बैरकपुर छावनी से थे, वहीं पर जो है विद्रोह शुरू हुआ था। कौन से छावनी से शुरू हुआ था, बैरकपुर के छावनी से। छावनी उसको बोला जाता है जहाँ पर सैनिक अपना जो जहाँ पर रहते हैं कहीं पर जा कर के, उसको बोलते हैं छावनी। तो वही छावनी को ही अल्टरनेट क्या कहा जाता है, गैरिसन सागर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ नज़र आ रहा है, किले बंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। अभी मैंने ही बताया कि वो जगह जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं उसको छावनी बोलते हैं, छावनी को ही क्या बोला जाता है, गैरिसन नगर कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किले बंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं उसको गैरिसन या छावनी कहा जाता है, ठीक है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सन 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यह एक फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। देखिए यहाँ क्या बोला, क्वेश्चन अच्छी तरह से देखिए। भारत में सन 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत, क्या बोला है, दीवानी अदालत बोला है। लेकिन यहाँ पहला यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या बोला, फौजदारी अदालत थी। जब यहाँ पर बोल ही दिया कि यह दीवानी अदालत थी तो ये फौजदारी अदालत कैसे हो जाएगी, क्योंकि अदालत जो भी केस होती है दो टाइप की यहाँ पर जो है केस होती है रजिस्टर। देखिए एक होती है दीवानी, एक होती है फौजदारी, ठीक। एक जिसको बोलते हैं क्रिमिनल कोड और एक होता है सिविल कोड, ठीक है। दीवानी और फौजदारी यही दो होता है, जिसमें एक एफआईआर की ज़रूरत होती है और एक जिसमें एफआईआर की ज़रूरत नहीं होती है। एफआईआर की ज़रूरत किसमें होती है, जिसमें मर्डर हुआ हो, चोरी हुआ हो, ऐसा केस में जो है वहाँ पर एफआईआर होता है। लेकिन बहुत ऐसे केस है जिसमें एफआईआर नहीं की, जैसे तलाक लेना, ये सब क्या है जो है ये एफआईआर की जरूरत इसमें नहीं होती है। इसीलिए जो है दीवानी और फौजदारी दो अलग अलग यहाँ पर अदालत और केस होती हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा था 1772 में दीवानी अदालत के लिए तो दीवानी अदालत में या फौजदारी अदालत का कोई काम नहीं है, इसलिए पहला वाला क्या हो गया, गलत। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत है और बी सही है। तो देखिए ऑप्शन ए गलत है और बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप एग्जाम्स में रीड कीजिएगा। कथन और निष्कर्ष निकालने वाला भी क्वेश्चन अधिक से अधिक जो है 2023 से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं अगला वीडियो। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में जब बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वो वीडियो लेंदी हो जाएगा, जिससे वीडियो आपको देखने में मज़ा भी नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं इस सीरीज़ को जो है 10 वर्षों के ईयर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो मैं पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ और सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, जो यहाँ पर मैं अभी वीडियो इसका बना रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का नाम 10 ईयर्स बैक जो सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उसका नाम का प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसी में जो है यहाँ पर सभी वीडियो को अपलोड कर देंगे, जाकर के सभी वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेगी। एक और जो सीरीज में चला रहा हूँ वो आखिरी बार वाला जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ऑलरेडी वो चल रही है, उसमें 5 से 6 वीडियो अपलोडेड है। आप लोग वो भी जाकर के देखते रहिए, सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर के आप लोग वॉच कीजिएगा। अब आखिरी बात, अगर आपको यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसीलिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि हमको भी यहाँ पर मोटिवेट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो चलिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। आज ही जो है दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगी 1000 सीरीज वाली, आप लोग सभी वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।